अरे सर लाख लाख बधाइयाँ। क्या हो गया है? इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई। अब देखो हम इन्वेस्टर हैं तो इस मौके में मिठाई तो बनती जरूर है, मुंह मीठा करना तो गारंटीड है। बट गोयला के ऑफिस में ना कुछ मिठाई है नहीं, क्योंकि थोड़ा वेट कम करने की कोशिश चल रही है। बट गोयला के पास बादाम है, बहुत सारे बादाम है। ठीक है, तो एक काम करिए, ये लीजिए। आप तो नहीं खा पाओगे, मैं आपकी तरफ से खा लिया। आप जल्दी से मुंह मीठा करो, मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। Ooh, and 204 points away from that record high for the Nifty. हमारा जो स्टॉक मार्केट है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, उन्होंने वापस से ऑल टाइम हाई को हिट किया है। बड़ा सवाल यही है कि आगे नए हाइज पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। गोयला आपके सामने आ गया है और मैं इतना खुश हूं। निफ्टी 19,000 पॉइंट्स ऑल टाइम हाई एंड दिस इज अ बिग कॉज फॉर सेलिब्रेशन। क्यों? बिकॉज आफ्टर यूएस फिर चाइना, इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट्स। अगर मैं मार्केट कैपिटल को लूं, मतलब यूके, जापान, भाई ये देश पीछे रह गए। इन देशों की बातें करके फायदा नहीं है। अब हिंदुस्तान है यार। निफ्टी ने 11% जंप दिखाई है, सेंसेक्स ने 10% की जंप दिखाई है। और क्यों दिखाई है, क्या हुआ है, आज ना गोयला बहुत डिटेल वीडियो लेके आया और मैं सारे टाइमिंग्स कवर करने वाला हूं। तो उसके दो फायदे होंगे। सबसे पहले आप ये तो समझ ही जाओगे मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका आगे का फ्यूचर क्या है, हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं। दूसरा फायदा ये है, चार दोस्तों के बीच में बैठोगे, बात करोगे, स्मार्ट साउंड करना पड़ेगा ना, समझ आनी चाहिए चीजें, तो आपको ये भी समझ आएगा। चलो तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से, ब्राइट फ्यूचर। यूएन की एक रिपोर्ट आई थी बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स एज ऑफ मिड 2023। अब गोयला के बोलने के पहले ना आप इनकी सुन लो। The United Nations has said that India, and especially India's economy, happens to be a bright spot in the world at this moment. The global organization has predicted the Asian giant to grow by about 6.7% in this fiscal year. And if that turns out to be true, then India will maintain its status as the fastest growing major economy in the world. यही सच है दोस्त। If you see the Indian GDP right now already ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है और यूएन तो ये प्रेडिक्ट करिए कि हमारी ग्रोथ फोरकास्ट इज गोइंग टू बी 6.7%, जो बहुत ही बढ़िया चीज है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हामिद राशिद जो है चीफ ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मॉनिटरिंग ब्रांच यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स में, इन्होंने बोला है इनका इंडिया पे कभी भी टेक चेंज नहीं हुआ है। इंडिया इनके लिए हमेशा एक ब्राइट स्पॉट रहा है। थिंग्स बहुत अच्छी चल रही हैं और चलिए देखिए क्या है कि सर इन्फ्लेशन भी कम हो गया। सेकंड पॉइंट, राइजिंग इनकम। और मैं सिर्फ इनकम राइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राइजिंग इन डिस्पोजेबल इनकम। आपकी इनकम का डिस्पोजेबल इनकम वो पार्ट होता है जो आपके पास एक्स्ट्रा है, उस पर आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आप उसको अलग से खर्च कर सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू सोहिनी कर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने ये बोला है देयर इज अ ग्रोइंग कैटेगरी ऑफ लार्जली अर्बन मिडिल क्लास who have increasing levels of disposable income। ये अगेन एक बहुत ही पावरफुल चीज है और मैं आपको डेटा बैकअप दिखा रहा हूं। रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि 2022 में इंडिया का कंजम्पशन इकोनॉमी कितनी थी, ऑफ $2 ट्रिलियन, और यही चीज 2030 के एंड तक आते आते डबल से भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है और हो जाएगा $4.9 ट्रिलियन। और इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं यार। कंपनीज जो ग्रोसरी रिटेल में है, नॉन ग्रोसरी रिटेल में है, फैशन में है, लेजर में है, हॉस्पिटैलिटी है, ज्वेलर्स है, फुटवेयर है, इन कंपनीज का बहुत फायदा होने वाला है और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि गोयला बेस्ट कंजम्पशन कंपनीज में एक वीडियो बना दे तो आप नीचे कमेंट करके लिख दो CS वीडियो, मतलब कंजम्पशन स्टॉक्स वीडियो। और ये डेटा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में आया था कि फ्रॉम 0 to 5,000 जो कमा रहे हैं वो 38% से 13% हो गए, बहुत कम हो गए। ये बढ़े का है, ये अर्बन मिडिल क्लास कैटेगरी में ज्यादा बढ़ गए हैं। जो 10,000 35,000 कमा रहे हैं वो 24% to 46% हो गए, इसलिए ही डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। थर्ड पॉइंट, इंडिया की यूएसए के साथ दोस्ती। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और वहीं पे यूएसए इज द चैंपियन इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। और ये गोयला नहीं बोल रहा है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद बोल रहे हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। इंडिया और यूएसए के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंडिया यूएसए बात करना शुरू कर गए हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। मतलब ये कंट्रीज उस अग्रीमेंट्स में आ रहे हैं इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स जहां पे म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा ऑफ कोर्स दोनों कंट्रीज को और इंडियंस के लिए, उनके ड्रीम्स के लिए, हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत मेजर पुश होने वाला है। बिकॉज इतनी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हम सबको नौकरी की अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, नौकरी की अपॉर्चुनिटी और मिलेगी तो होगा क्या, हम खर्चा ज्यादा करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम और बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम और बढ़ गई, कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट, स्टॉक मार्केट ऊपर और हम सबकी बल्ले बल्ले। और यही प्रूफ करने के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। जनरल इलेक्ट्रिक जो फाइटर प्लेन्स हैं अब वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया डिफेंस सेक्टर ऑफ कोर्स विल डू वेरी वेल। उसके बाद एप्पल
इंडिया में भर भर के प्रोडक्शन कर रहा है। मुंबई, दिल्ली, फाइनली एप्पल स्टोर्स खुल गए हैं जो बहुत टाइम से कुछ एप्पल एंथुसियास्ट वेट कर रहे थे। क्यों? चाइना सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, इंडिया कैन कम टू फिल दैट गैप। और गूगल की आप बात करेंगे, गूगल इज वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज जो लैंग्वेज कन्वर्ट करेगी ऑफ इंग्लिश टू 100 इंडियन लोकल लैंग्वेजेस। जस्ट इमेजिन, जिन लोगों को हिंदुस्तान में इंग्लिश नहीं आती वो बाहर की इकोनॉमी से टूट जाते हैं, अब उनको भी मौका मिलेगा टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया में जिस लेवल पे हुआ है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ना आप एक्सपेक्ट करते कि इंडिया में इतना डिजिटलाइजेशन होने वाला है, ना ही मैं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि हम सिनिकल थे कि होगा नहीं होगा, बट जिस पेस में हो रहा है इट इज अमेजिंग। और ऐसी कितनी पॉलिसीज यूएसए के साथ बन रही हैं जो बहुत ब्राइट फ्यूचर है हमारे लिए। गाइस, अगर आप उनमें से हो who don't want to take that much risk in investments, और यार आपके पास इतनी रिसर्च का भी टाइम नहीं है और आप बस शुरू करना चाहते हो, बट हो क्या रहा है, बिकॉज देयर आर सम गैप्स इन नॉलेज, तो आप यू आर ट्रीटिंग एवरीथिंग एट टिप्स कि अच्छा ये टिप दे दो वो दे दो। बट इफ यू आस्क योरसेल्फ कि यार ये क्या होता है वो क्या होता है, तो अगर आपको कंसर्न्स है ना, आप कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे मार्केट्स में, ये एक फैक्ट है। और या फिर आप उस कैटेगरी में हो जो आप यू वांट टू स्टार्ट मार्केट्स, आप गोरा की वीडियोस देखो बट स्टिल आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीजन और द अदर। शायद आप बोलो टाइम नहीं है, या लैक ऑफ नॉलेज है, या कोई गाइड नहीं है, या कोई प्रॉपर चीज नहीं है। इसका सोल्यूशन आ गया है द इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम। यहाँ पे गोयला आपके साथ पूरा 3 घंटा बैठने वाला है और मैं क्लियर करने वाला हूँ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, जैसे 8-year-old की होती है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड, और रिस्क क्या होता है, क्या लेना चाहिए, और एक पूरा पोर्टफोलियो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा विद मिनिमल रिस्क हाउ टू गेट डबल रिटर्न्स ऑफ एफडी ओवर लॉन्ग टर्म। सो मजा बताने वाला है एंड उस मास्टर क्लास की लिंक और हर चीज आपको नीचे पता है, आपको मिल जाएगी यार। पेड है बट आपको पता है गोला के साथ एनी इन्वेस्टमेंट विल गिव यू 30 टाइम्स रिटर्न, और वो तो आप गोला को जानते हो यार। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आ जाओ। 4th पॉइंट, रशिया से सस्ता ऑयल। मेरे बोलने के पहले सर आप इनकी सुन लो। India used to buy almost no Russian oil simply because of the long distance from Russia's seaports to India. That changed after Moscow's invasion of Ukraine in February. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. After the West announced sanctions, an unprecedented amount of Russian oil has been heading to China, India, and other countries that have ramped up purchases at a discounted price. इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ले, बिकॉज यूएस ने टाइज बंद कर दिए थे, यूरोप ने बंद कर दिए थे, और वो इंडिया ने अपॉर्चुनिटी अच्छे तरीके से सीज कर ली। हिंदुस्तान 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, और हमारा 85% क्रूड ऑयल अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट ही होता है, जिसके से हम क्रूड ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं इंडिया काफी ट्रबल में आता है। अब हिस्टोरिकली आप देखोगे इंडिया का क्रूड ऑयल का नंबर 1 सप्लाई कौन था? मिडिल ईस्ट से, बट अब वो हो गया है रशिया एंड डिस्काउंटेड हमें प्राइसेस मिल रही हैं। सो मच सो कि सिर्फ 10 महीनों में हिंदुस्तान ने $3.6 बिलियन की सेविंग्स की है। व्हाई? बिकॉज ऑफ बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। और इससे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का फायदा नहीं हो रहा, इससे हमारे देश की ऑयल रिफाइनरीज का फायदा हो रहा है। रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड, उन्होंने रशिया से भर भर के ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। एंड अब जो इंडियन रिफाइनरीज है ना, वो पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बहुत देश जो रशिया से डायरेक्टली ऑयल नहीं खरीदते, वो अब इंडिया से पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। और इसलिए आपको दिख रहा है कि कैसे हमारे फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड लाइक क्रेजी, एंड दिस अगेन इज अ फैंटास्टिक थिंग। 4th पॉइंट है HDFC मर्जर। हाँ, HDFC मर्जर इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं ना, तो निफ्टी का 18.56% is only HDFC Bank and 7.25% is HDFC। अब जब दोनों कंबाइन हो गए हैं, इसका मतलब ये निफ्टी का 25.81% रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 1/4 निफ्टी का सिर्फ HDFC रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। HDFC अब $168 बिलियन बैंक बन गया एंड इस मर्जर के बहुत फायदे हैं। Both boards of both banks will meet on the 30th of June end of day, or rather HDFC Limited as well as HDFC Bank boards will meet 30th June end of day, and that will be the last and final meeting of the HDFC Limited. अब अगर आप इसके एडवांटेजेस देखोगे, किसी भी इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उस इकोनॉमी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योर हो, वो लोन दे पाए, वो अच्छे से फंडिंग कर पाए। लोन मिलेगा बिजनेसमैन को, तभी वो अपना बिजनेस बढ़ा पाएगा और जॉब दे पाएगा। जब लोन मिलेगा कंज्यूमर्स को, तभी वो और चीजें खरीद पाएंगे जिससे बिजनेस का फायदा होगा, सो दैट बिजनेसेस प्रोडक्शन और बढ़ाएं और नौकरी दें। तो फाइनेंस का मूवमेंट ईजी होना इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ही क्रूशियल है। मतलब अगर मेरी पूरी बॉडी इकोनॉमी है ना, बैंक्स इज द नर्वस सिस्टम इन माय इकोनॉमी। अगर बैंक्स फेल तो मेरी बॉडी गई कोमा में। उसी तरह इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है।
SGFC तो भाई इट्स एट द हेल्म ऑफ एवरीथिंग। अब आप देखोगे बिकॉज ये दोनों बैंक्स मर्जर कर गए हैं, कासा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट दोनों का मर्जर कर गया, इनके कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम हो गया है। एज यू कैन सी अब 32% आ गया है, विच इज सच अ ग्रेट थिंग। इसका मतलब SGFC के मार्जिन बढ़ रहे हैं, इनको कम पैसे में ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, एंड इसकी वजह से ये कंपैरेटिव हाउसिंग लोन्स दे सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़े बड़े लोन्स अंडरटेक करते हैं जो हमारे देश की बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, और ये बहुत मेजर बूस्ट हो सकता है फॉर ऑल द बैंक्स एंड NBFCs इन अ कंट्री। पॉइंट नंबर 5, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड PMI। चिंता मत करो, मैं समझा रहा हूं। अब बेसिकली एक देश इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। अब कोई भी देश अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है तो क्या अच्छी चीज है? बिल्कुल भी नहीं। आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? देश शुड बी एक्सपोर्टर, कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे, इंपोर्ट करे कम। अब करंट अकाउंट डेफिसिट हमें यही दिखाता है। एज यू कैन सी हियर हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसका मतलब हमारे देश में एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। व्हाई? बिकॉज जब ये होता है ना तो बाहर के इन्वेस्टर्स का इकोनॉमी में ट्रस्ट आता है। फिर आते हैं सर PMI में, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में। अब मैं कोई आपके साथ इकोनॉमिक्स क्लास नहीं करने वाला हूं। बेसिकली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है यार? इसको एक रिपोर्ट कार्ड है फॉर ऑल द बिजनेसेस। अगर ये 50 के ऊपर है वेरी गुड, 50 के नीचे है इट्स बैड। और रिपोर्ट कार्ड किस बेसिस में होता है? बिजनेस से पूछा जाता है कि आपकी सेल्स कैसे जा रही है, आपके प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, आपने कितने लोगों को जॉब दी है, आपके कितने प्रोडक्ट्स की सेल्स हो रही है। तो इन सब फैक्टर से PMI बनता है। और एज यू कैन सी हियर आर PMI इज एट 59, which again is पॉइंट नंबर 6, US मार्केट्स गोइंग अप। जैसे आप देखते हो US मार्केट्स ना ऊपर जाना शुरू कर दिया है और इकोनॉमी बड़े पॉजिटिव साइन दिखा रही है। और ये इंडिया के लिए अच्छा है बिकॉज जब US ऊपर जाता है ना इंडिया को बहुत बेनिफिट होता है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल टाइम था जब USD इतनी खराब हाल थी बट इंडिया वो स्टिल स्टेबल। अब अगर मैं US इकोनॉमी फोकस करूंगा, इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब फेड और उनकी गवर्नमेंट भर भर के कोशिश कर रही थी कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए और वो प्री पैंडेमिक लेवल मतलब कोविड के पहले जो उनका लेवल था उस लेवल पे आ जाए। अब फाइनली शायद वो उस लेवल के पास जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो 4% और इनका एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5.72%। तो ये इसके बिलो है तो इट्स डूइंग गुड। दूसरी चीज यूएस इकोनॉमी में हो रही थी दैट फेड बार बार बैंक की इंटरेस्ट बढ़ा रहा था। अब बैंक की इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो होगा क्या? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम, वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं, कस्टमर्स खर्चा कम करेंगे, उनको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। और इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा था? बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो महंगाई को कम करना है तो डिमांड सप्लाई, तो डिमांड को कम करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा था। अब फाइनली फेड ने ये सिग्नल किया है कि शायद इस बार वो इंटरेस्ट रेट और ना बढ़ाए और इसी चक्कर में इन्वेस्टर्स बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन यूएस का ऑलरेडी नीचे आ गया है। हाँ अभी और नीचे आने की उम्मीद है बट जस्ट ऑन द सेम कि फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, इट इज अ मेजर बूस्ट टू द स्टॉक मार्केट्स एंड इसलिए उनके स्टॉक मार्केट्स हैव बीन डूइंग फैंटास्टिकली वेल। और यूएस के स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाने का एक और फायदा होता है, बहुत इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड एज यू कैन सी मई में पिछले 9 महीनों में इंडिया में हाईएस्ट FIIC इन्वेस्टमेंट हुई है ऑफ 48,838 करोड़, जो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स को ऊपर ले जाता है। और वैल्यूएशन की बात करें तो अभी निफ्टी की PE इज 21.9 टाइम्स, व्हिच आई वुडंट से इट्स वेरी ओवरप्राइस्ड, ना ही बहुत अंडरप्राइस्ड, इट इज एट अ फेयर वैल्यू। सो अगर PE आप देखोगे तो मार्केट्स की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। बट एक बहुत मेजर इशू ये है कि अभी भी मार्केट्स के लिए कोई एक्साइटेड नहीं है और इसमें आता है एक स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी का पार्ट जो मैंने पूरी इस वीडियो बनाया है। थोड़ा एडवांस टॉपिक है, हो सकता है शायद आपको समझ ना आए बट अगर आपको मार्केट्स में 1-2 साल हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, ये आपके दिमाग खोल देगा।